बोधन कार्यक्रम में हमारे बीच में जो उपलब्ध हैं, हमारे बीच में जो जिनका व्याख्यान होगा वो क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश, ये मेरी पत्रकारिता का विषय है। पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य पर आप एक नज़र डालेंगे, आपका व्याख्यान होगा। आदरणीय कुलगुरु जी के बारे में इनका जो एक नई पीढ़ी के साथ छुपा हुआ पक्ष है, इनके समकालीन हम लोग तो सब जानते हैं, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी भी 24 घंटे जैसे जल, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में आपको क्लास लेने आना पड़ेगा, ये उन्होंने हमें संकल्पबद्ध किया था। आज ये पहला एक अभ्युदय का अपना एक उद्घाटन है, सत्र का औपचारिक अपन शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन से अधिक नहीं होंगे और मैं यहाँ सभी बच्चों के बीच में, आप क्लासरूम में मिलेंगे, ऐसे भाषण देने नहीं आएंगे, अपन क्लासरूम में अगली मीटिंग उसमें बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलगुरु महोदय। आपके उस उद्बोधन से हमारे सभी छात्रों में ऊर्जा का प्रवाह हुआ, सभी ने एक जोश और उमंग का अनुभव किया और सभी को यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि आप इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं और निरंतर ही वे ये आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में और आपके करकमलों द्वारा यह विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छुएगा और वे अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का, कि वह मंच पर आएं और पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के जाने माने पत्रकार, लेखक, विचारक, इतिहासकार और इस माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी संजय पांडे जी, मिश्र साहब, सत्येंद्र डहरिया जी, जो जिनके कंधों पे ये संस्थान अभी खड़ा हुआ है, और आरती श्रीवास्तव मैडम, रिया मिश्रा जी, और यहाँ उपस्थित तमाम अध्यापक, शिक्षक और इस संस्थान के प्रोफेसर जयराम शुक्ला जी। मुझे लगता है कि जो बातें आदरणीय कुलगुरु ने कही वो तो सब सच है ही, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जरा रीवा की माटी का परीक्षण होना चाहिए कि यहाँ देश में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं इस मिट्टी से निकली हैं, चाहे वो तानसेन हो, बीरबल हो, अवधेश प्रताप सिंह जी हो, और यहाँ पे जो हमारे मंच पर आसीन लोग हैं उनमें भी कई प्रतिभाएं जो यहीं की हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना में, राजनीति में, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ रीवा का नाम नहीं हो। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। हमारे कुलगुरु, विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी के साथ हमने काम किया है पत्रकारिता में, और यहाँ जब मैंने उनका भाषण सुना और उसके पहले भोपाल में उनके भाषण के वीडियो देखे तो मुझे लगा कि इस विश्वविद्यालय को आगे जाने से और आगे जाने से, शीर्ष पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई रत्ती भर शक नहीं है। लेकिन बहुत नाइंसाफी है तिवारी साहब, बहुत नाइंसाफी है। आपने सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। मैंने भी एमजे किया है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से।
तो मेरी उपेक्षा है ये, मैं इसका प्रतिरोध करता हूं। हालांकि मैंने पीएचडी इंदौर से किया है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, और बड़ा ही यूनिक सा विषय था। मेरी पहली पीएचडी है हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता पर। तो मुझे कोई किताबें उपलब्ध नहीं थी मेरी पीएचडी के लिए, कोई किताबें नहीं थी, मुझे कर करके ही सीखना था। तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए बड़े अच्छे अनुभव हैं। और जो बात आम तौर पर लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संचार को लोग अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। और मैं देखता हूं मनाली जाओ तो वहां माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कंप्यूटर कोर्स चल रहे हैं, राजकोट जाओ तो लगे हैं, गुवाहाटी जाओ तो लगे हैं। पूरे देश में 1,500 संस्थान है जहां कंप्यूटर की शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। तो बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी निकले हैं उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। भोपाल में 10 विद्यार्थियों ने परिचय दिया कि मैं और मेरा विश्वविद्यालय, यहाँ पे रिया ने भी बताया, रिया मिश्र जी ने, और बड़ा प्रेरणादायक बातें उन्होंने कर। जयराम शुक्ला जी का खास आभार और विजय मनोहर जी का भी आभार कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए भी बशीर बद्र साहब का बस एक ही शेर अर्ज करना चाहूंगा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर देखने में अपनी एनर्जी मत लगाइए, अपनी गति पे शक्ति लगाइए, अपनी गति पर ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी बात है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस विश्वविद्यालय की इस मंच से बोल रहा हूं, लेकिन मैं उतना सौभाग्यशाली भी नहीं हूं क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। पत्रकारिता की शिक्षा देश में इन्हीं जगहों पर ही थी और यह ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं था कि पत्रकार बनने के लिए क्या करना होता, पत्रकारिता कैसे सीखी जाती है, क्या पत्रकारिता सीखी जा सकती है, ये बातें बताने वाला भी कोई नहीं था। पत्र संपादक के नाम लिखते लिखते हम पत्रकार बने। संपादकों को लगा कि ये लोग ठीक ठाक लिख लेते, तो उन्होंने कहा कि आप लेख लिखिए। हमने लेख लिखे और लेख के बाद उन्होंने हमें ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ आके पत्रकारिता करना चाहेंगे। तो इस तरह नई दुनिया में मेरी अपने बारे में कहूँ कि मेरी एंट्री हुई। यानी हमें हमें तो पता ही नहीं था, कोई हमें यह भी बताने को तैयार नहीं था कि पत्रकारिता में प्रवेश कैसे होता है, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं। इंटरनेट नहीं होने से हमारी सूचना के तंत्र बहुत सीमित थे। जो स्कूल में हमारे टीचर्स बता देते थे वही हमारे लिए ज्ञान का भंडार था। टेलीफोन इतना दुर्लभ था कि किसी के घर में अगर टेलीफोन हो तो वो व्यक्ति बड़ा वीआईपी माना जाता था कि इनके घर पे टेलीफोन है। पी करके नंबर दे दिया करते थे लोग, कई लोगों को याद होगा। तो उस दौर में जब वाहन नहीं थे, हर एक के पास आज तो वाहन है, तब वाहन नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आकाशवाणी केवल आकाशवाणी था, कोई एफएम रेडियो नहीं था, टेलीविजन पर केवल दूरदर्शन था और उसमें केवल 20 मिनट तक राष्ट्रीय समाचार आते थे, बाकी समय दूसरे कार्यक्रम आते थे, कृषि दर्शन वगैरह। उस दौर में पत्रकारिता हमने शुरू की और आज आपके पास सब कुछ है। आज आपके एक मोबाइल में, छोटे से मोबाइल में दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है, एक कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध है। तो मैं आज आपसे वो बात नहीं करूंगा जो आपको गूगल सिखा सकता है, गूगल पढ़ा सकता है, या चैट जीपीटी पढ़ा सकता है, या ग्रोक बता सकता है। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए तो ये सब चीजें हैं। आप ग्रोक पे जा सकते हैं, चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे साधन है जहां पे आप जान सकते हैं। तो मैं उसके बजाय कुछ ऐसी बात करना चाहूंगा जो आपको गूगल में नहीं मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि मेरा यहां आना कुछ सार्थक होगा, और जो चीजें आपके पास है ऑलरेडी उसके बारे में मैं क्यों आपका समय लूं, उसके बारे में क्यों बात करूं। जब कंप्यूटर का आगमन इस देश में हुआ तब एक जो हवा कंप्यूटर का था कि कंप्यूटर, और मैं नई दुनिया में था। नई दुनिया देश का पहला अखबार है जहां फोटो कंपोजिंग विधि से कंपोजिंग होती थी। फोटो कंपोजिंग मतलब कंप्यूटराइज टाइपिंग होती थी उसमें,
और जो कंप्यूटर आए थे हमारे यहाँ उनकी कीमत लाखों रुपए में थी। उनके लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया था जो एयर कंडीशन था। हम लोग नॉन एसी में बैठते थे और जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो वहाँ एसी में बैठते थे। और हम कभी कभी गलती से घुस जाते थे उस कक्ष में और कंप्यूटर को छूने की कोशिश करते थे, तो हमें झिड़क दिया जाता था कि खराब हो जाएगा, छूना मत, खराब हो जाएगा कंप्यूटर। और हमें ऐसे दुत्कार दिया जाता था कि आपका काम नहीं है, बाहर जाइए। हम रिपोर्टर हैं, सब एडिटर हैं, लेकिन हम कंप्यूटर को छू नहीं सकते। ये दिन हमने देखा। और उसके कुछ साल बाद में नर्मदा सागर बांध गया। नर्मदा सागर बांध में देखा नर्मदा पे इतना विहंगम बांध, पुनासा में इतना विहंगम कि कल्पना नहीं कर सकते। समंदर जैसा जब पानी से छोड़ा जाता है तो उसकी कल्पना नहीं। तो उसके जो इंजीनियर महोदय थे, हमने कहा कि हमें इसका कंट्रोल रूम दिखाइए। भाई इतने बड़े बड़े दरवाजे बांध के, इतने बड़े बड़े, ये पूरी दीवार हो जाए इससे ऊंचे, कैसे खोलते हो भाई, कितने हाथी लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा आइए दिखाते हैं। और वो हमें एक भुयारी मार्ग, मतलब अंडरग्राउंड दफ्तर में ले गए और कहा कि ये 3 लोग बैठे हुए, ये बांध के सारे दरवाजे खोलते। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम, एक कंप्यूटर की क्लिक पे बांध का दरवाजा खुलता है, एक कंप्यूटर की क्लिक पे बांध का दरवाजा बंद हो जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत अचरज की बात थी कि इतना बड़ा बांध, इतना बड़ा दरवाजा एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तब कंप्यूटर की शक्ति का एहसास हुआ। और अभी जब दुनिया में आपने देखा होगा युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और गाजा पट्टी में और इजराइल का युद्ध चल रहा है, देखा आपने, और भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और भी दुनिया में यहाँ वहाँ झड़पें होती रहती है। तो आपने देखा होगा कि जिस लड़ाई के लिए पहले बहुत बलशाली योद्धा लगते थे, बहुत ताकतवर लोग लगते थे, अब उसके लिए कंप्यूटर के दिमागी बलशाली लोगों की जरूरत है। कंप्यूटर ने हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। इस बात को कहने में, मानने में किसी को भी गुरेज नहीं होगा। मैं पत्रकारिता में था, अखबार में काम करता था। एक दिन मुझे नई दुनिया के अभय छजलानी जी का फोन आया कि तुम विनय छजलानी से मिलो हो, कंप्यूटर की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जाके मिला तो मुझे बताया गया कि हम एक पोर्टल शुरू करना चाहते हैं, वेब पोर्टल शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा वेब पोर्टल क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल होता है जिसमें सारी जानकारी होगी, उसका अपना ईमेल होगा, अपना न्यूज़ होगी, अपने अकाउंट, अपने फीचर होंगे, सब कुछ होगा। तो मैंने कहा कि मुझे तो कंप्यूटर आता ही नहीं चलाना। मुझे कहा गया कि आपकी मदद के लिए हमारे कंप्यूटर विशेषज्ञ मौजूद होंगे, आप वहां जाइए और अपनी पत्रकारिता अब कंप्यूटर पे कीजिए। जो इंटरनेट पत्रकारिता वाली ये इसकी शुरुआत है। आप अपनी पत्रकारिता अब इंटरनेट पे कीजिए, कंप्यूटर पे कीजिए। मैंने ज्वाइन कर लिया। ऐसे ऐसे मजेदार लतीफे हुए, लतीफे, व्यावहारिक लतीफे हुए कि आप सुनेंगे तो हंस के लोट-पोट हो जाएंगे। ये ऐसा भी होता है। तो जब मैं एडिटर बन के गया और मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था, www हिंदुस्तान टाइम्स या याहू टाइप करना मुझे नहीं आता, तो एक इंजीनियर महोदय की ड्यूटी थी, मेरे से पहले वो आते थे, वो मुझे बताते थे कि ये इस बटन को दबाने से कंप्यूटर ऑन होता है। इस तरह शुरुआत हुई मेरी। खैर थोड़े दिनों में हमने पत्रकारिता की, पर उन दिनों की जो समस्या थी, सन 2000 के आसपास की बात है, तब इंटरनेट की गति इतनी कम थी कि एक सिंगल कॉलम फोटो को अपलोड करने में वेबसाइट पे कम से कम आधा घंटा लगता था, क्योंकि स्पीड बहुत कम थी। बिजली दिन में 8 घंटे चली जाती थी, कभी आ गई तो बड़ी मेहरबानी है। तो वो दौर हमने देखा कि हम बैठे रहते थे और कुछ काम होता नहीं था। और मैं संपादक था। एक दिन मैंने कहा मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ, तो मुझे कहा कि ठीक है। मैंने कहा कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, घर पे टेलीफोन कर लेना। मैंने कोई फ़ोन आया नहीं। मैंने फ़ोन किया कि भाई मैंने आपको 2 न्यूज़ दी थी और 2 फोटो दिए थे, वो अपलोड हो गए क्या? तो उसने, जो हमारा इंजीनियर था, इंजीनियर ही कहूँगा, उन्होंने कहा कि साहब नहीं हो पाए। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए, आपने जरा सी चीज़ अपलोड नहीं की अभी तक। उसने कहा कि साहब सर्वर फेल हो गया। मैंने कहा क्या सर्वर फेल हो गया? बगैर सर्वर के अपलोड करो आप, सर्वर का बहाना बना रहे हो तुम। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हंसने की क्या बात है? मैंने कहा कभी तुम सर्वर का बहाना बना देते हो, कभी लाइट का बहाना बना, बगैर सर्वर के अपलोड कर दो तुम, क्या बात है? तो बहुत हंसे। और मेरी इस बात को लोग चुटकुले के रूप में सुनाने लगे दफ्तर में कि हमारे कैसे संपादक हैं जो कहते कि कोई भी अपडेशन बिना सर्वर के कर दीजिए।
अब हमारा ऑफिस थोड़ा बड़ा हुआ, हमें थोड़ा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुका था कंप्यूटर का। तो अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे मेरे साथी भी ऐसे ही मिले मुझ जैसे, तो मुझे उसका फख्र है। हुआ ये कि हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत थी हमारे स्टाफ में, तो मैंने विज्ञापन निकलवाया अखबार में और कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो एक सज्जन आए, बहुत स्मार्ट से थे, बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के, चमचमाते जूते पहन के। मैंने कहा भाई हमारे बॉस ने कहा है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यहाँ काम करना है तो बताइए कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? बोले मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने कहा बहुत कुछ क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में एक सर्वर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक स्क्रीन होता है। मैंने कहा इसके आगे? बोले इतना बहुत है। तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे साथ हुए हैं जो कंप्यूटर वाले लोग सुनेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे कि ऐसी भी दुनिया रही है कंप्यूटर की दुनिया। और जब पत्रकारिता का आगमन कंप्यूटर की दुनिया में हुआ, या मोबाइल में हुआ, या टैबलेट पे हुआ, या लैपटॉप पे हुआ, और उसके बाद जो क्रांति हुई उसकी बात करें तो अचरज होता है कि कितना परिदृश्य बदल गया। एक डिजिटल क्रांति हुई, भारत उस डिजिटल क्रांति का पुरोधा है, और ये क्रांति 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। पहले अखबार छपता था तो अखबार दिन में एक ही बार आता था, या सुबह का अखबार या शाम का अखबार। एक बार अखबार आया, आपने अखबार पढ़ा, रख दिया, काम खत्म। लेकिन जब इंटरनेट का आगमन हुआ, डिजिटल खबरें आने लगी, तब 24 घंटे खबर आती है। अभी आपको खबर मिल जाएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, हिमाचल में कितनी बर्फ गिरी है, जेलेंस्की ने क्या कहा है, कोई भी विषय आप ले लीजिए। आप ये भी जान सकते हैं कि ऐश्वर्या राय ने किस कार्यक्रम में गई, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, हर चीज। तो ये जो विस्फोट हुआ है सूचना का, इस विस्फोट में हमारा काम बहुत बढ़ गया, पत्रकारों का काम बहुत बढ़ गया। क्योंकि पहले 4 एजेंसियां थी, समाचार भारती, यूएनआई, पीटीआई और हिंदुस्तान समाचार। एजेंसियों में जो खबरें आती थी वो छन छन की आती थी, उनकी जांच परख होती थी, उसके बाद खबर अखबार के दफ्तर में आती थी और वो छपती थी। अब स्वतंत्र हो गया, पूरा मीडिया स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र क्या, स्वच्छंद हो गया है। आप चाहे जिसके खिलाफ आवाज उठाइए। पहले किसी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आपके पास संपादक होना जरूरी था, आपके पास अखबार होना जरूरी था। अब आपके पास एक 5-10 हजार रुपए का मोबाइल भी है तो काम चलेगा। आप इस देश के, आप इस दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपकी बात में अगर दम है तो उससे मौका भी मिलेगा। और कितने प्लेटफॉर्म आपके पास होंगे। तो अब जो लोग पत्रकारिता की डिग्री लेके निकल रहे हैं, उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। उनके पास जो सामान आ रहा है, खबरों की सामग्री आ रही है, उसे उन्होंने खाली हेडिंग नहीं लगाना है, उन्हें उसे एडिट करना है और उसका पल पल पे उसकी निगरानी रखनी है। अखबार में जब चीजें छपती थी तो संपादक ने लिख दिया, छप गई, लोग पत्र संपादक के नाम लिखते थे, संपादक को कि आपने ये चीज गलत छापी, ये सही है, और पत्र पहुंचता था 4-5 दिन में, खबर उसका खंडन छपता था 6 दिन में। अब नागरिक पत्रकार हो गए, अब हर नागरिक पत्रकार है। अब आप किसी नागरिक को रोक नहीं सकते अपनी बात कहने से। ऐसे में अगर आपकी भूमिका है तो वो बहुत बढ़ गई। नई नई चुनौतियां आपके सामने आ गई हैं। आप पत्रकार बन के जाएंगे, अखबार के संपादक बनेंगे, चैनल के संपादक बनेंगे, जो कुछ भी करेंगे। पहली बात तो आपको ये छांटना चुनौती है कि फेक न्यूज है या नहीं, ये खबर सचमुच में खबर है या खबर नहीं। कोई अगर विकृत मनोरोगी हो तो कोई खबर अफवाह फैला सकता है कि रीवा में इस सभागार में अचानक आग लग गई और ये बड़ी दुर्घटना हो गई, आपको पता ही नहीं चले। फिर आप उसका खंडन करते रहो किस व्यक्ति ने खबर किया। पर हर आदमी के हाथ में अब ये हथियार आ गया है, तो दुष्प्रचार करना आसान हो गया है। कंप्यूटर के ज़माने में उसे रोकना बहुत ज़रूरी। दूसरी बात यह कि अब मीडिया पर दबाव, कारपोरेट का दबाव बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है। पहले अखबार जिस आज़ादी से लिख देते थे, बुलंदी से लिख देते थे, जयराम शुक्ला जी गवाह हैं, कितने ही मौके आए जब संपादकों ने अपनी आज़ादी का उपयोग किया और नेताओं के खिलाफ जो बात कहना थी वो कह दी, तो लोगों ने ये भी बात भी कह दी। बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता का सवाल है और आर्थिक चुनौतियां तो है ही,
क्योंकि जिस खबर के लिए पाठक इंतजार करता था, अब वो खबर उसे मोबाइल पर जब चाहे तब उपलब्ध है। 24 घंटे के न्यूज़ चैनल के बारे में विजय मनोज ने कहा कि अब उस जमाने में दुनिया में बड़ी शांति थी, अब वो शांति नहीं है। तो शांति बिगाड़ने वाले तंत्र तो लेकर पूरी मशीन लेके हम अपने जेब में घूमते हैं। ये मोबाइल है या ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ाने वाले यंत्र हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये यंत्र है क्या। एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग पत्रकारिता को अपना मिशन मान रहे हैं, यहां आए हैं, मैं उन सभी पत्रकारिता के नए विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे विषय को चुना है जिसकी विश्वसनीयता इस देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कह रहा हूं। आज आप पाएंगे कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो पुलिस थाने नहीं जाता, अन्याय जिसके साथ होता है वो कोर्ट में नहीं जाता, वो सबसे पहले अखबार वाले के पास आता है, मीडिया वाले के पास आता है। इसका मतलब ये कि आदमी की लोगों के बीच मीडिया की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस मीडिया संस्थान में मौका मिला आने का, पढ़ने का। इस पेशे को उन लोगों ने अपनाया है जिन्होंने दुनिया में क्रांति कर दी, क्रांति। आप महात्मा गांधी, उन्होंने अखबार निकाला, महात्मा गांधी के अखबारों को देखिए, उन्होंने यंग इंडिया निकाला, नवजीवन निकाला, हरिजन निकाला, 3 अखबार निकाले। और उनके अखबार कोई बहुत ज्यादा नहीं बिकते थे, 4-5 हजार बिकते था, उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय अखबार था। लेकिन उसकी आवाज इतनी थी जो लंदन तक जाती थी और सरकार हिलती डुलती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार निकालते थे जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती थी, जिस अखबार पर अंग्रेजों ने कई बार प्रतिबंध लगाया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में उनके अखबार ने जिस तरीके से उन्होंने प्रताप निकाला और जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बुलंद किया, उन्हें उनकी हत्या तक कर दी गई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कि आप एक ऐसे यूनिक पेशे को अपना रहे हैं जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनाया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनाया। ये एक ऐसा विषय है जो आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि आप उन लोगों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने किसी अखबार में काम नहीं किया, लेकिन वो 2 अखबारों में नियमित रूप से लिखते थे, और पंजाबी में भी लिखते थे और अंग्रेजी में भी लिखते थे। और शहीद आजम की लोकप्रियता का ये आलम था कि जिस दिन अखबार में उनका लेख छपता था उस अखबार की मांग बहुत बढ़ जाती थी। ऐसे एक क्रांतिकारी लोग भी इस पेशे में आए, उन्होंने क्रांति कर दी। और आज आप देखिए कि समाज में जो भी बदलाव की जो बातें हो रही है, वो बातें शुरुआत पत्रकारों ने ही की। आप हर कहीं से देख लीजिए, आजादी की लड़ाई की शुरुआत पत्रकारों ने की। आजादी के बाद जब इमरजेंसी में विरोध शुरू हुआ, इमरजेंसी का, तो पत्रकारों ने सबसे ज्यादा उसका विरोध किया। ये हमारी पत्रकारिता अब अलग अलग दौर से गुजर रही है। आप देखेंगे कि आजादी के पहले भारत एक अलग तरह की पत्रकारिता में था, आजादी के बाद हमारी पत्रकारिता के पैमाने बदल गए। फिर 1990 की जब 90 के दौर में जब खुलेपन की नीति आई, विदेशी पूंजी आई, तो पत्रकारिता बदल गई। फिर टेलीविजन आए, प्राइवेट चैनल आए 1995 के बाद, तब पत्रकारिता बदली। इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ तो पत्रकारिता बदली। यानी बदलना पत्रकारिता की नीति है। अगर आप एक जगह रहना चाहते हैं तो आप इस पेशे के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। आप बदलने के लिए तैयार रहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे भारतीय पत्रकारिता का पूरा सफर एक मसालेदार हिंदी फिल्म जैसा है, जिसमें एक्शन भी है। कभी पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, कभी पत्रकारों ने बड़ी बड़ी सत्ताएं गिरा दी, कभी पत्रकारों ने अपने साम्राज्य खड़े किए। आप देखिए जो लोग आज टेलीविजन चैनलों के मालिक हैं, कई लोग, राजदीप सरदेसाई हो या रजत शर्मा हो, वो आप उन्हें देखेंगे कि वो कहाँ से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने अखबार के दफ्तर में डेस्क से काम शुरू किया था। राजदीप सरदेसाई टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर रहे। रजत शर्मा डेली अखबार में काम करते। डेली नाम का एक अंग्रेजी अखबार था जो आर के करंजिया का था, वहां से शुरू किया। तो शुरुआत सब लोगों ने की, लेकिन
माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के विद्यार्थियों, अगर आप युवक हैं तो आप मत सोचिए कि आपको राजदीप सरदेसाई बनना है या दीपक चौरसिया बनना है या रजत शर्मा बनना है। और जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, उनसे मैं कहूँगा आप मत सोचो कि आपको बरखा दत्त ही बनना है या श्वेता सिंह बनना है या लोकप्रिय कोई भी एंकर देख लो, वो बनना लक्ष्य मत रखिए। आप अपने प्रतिमान कायम कीजिए, अपने लक्ष्य रखिए और विशेषज्ञता हासिल करके आगे बढ़िए। आज के दौर में पत्रकारिता की सबसे बड़ी जरूरत यह है, पत्रकार साथियों को सबसे बड़ी जरूरत है कि आप अपने आप में विशेषज्ञता हासिल कीजिए किसी भी चीज में। विजय मनोहर जी ने कहा था, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं क्या है विशेषज्ञता। आगामी कुछ वर्षों में देश में सबसे ज्यादा जरूरत होगी खेल पत्रकारों की, वाणिज्य के पत्रकारों की और विधि के पत्रकारों की। रक्षा मामलों के पत्रकारों की जरूरत तो हमेशा से ही है, क्योंकि युद्ध तो हम हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होंगी। तो अगर आप खेल में हैं तो ये नहीं कि आप खेल के पत्रकार हैं, आप किसी भी एक या दो खेल में विशेषज्ञता हासिल कर लीजिए। अगर आप आर्थिक पत्रकारिता करना चाहते हो तो आप तय कर लीजिए कि आपको आर्थिक पत्रकारिता में क्या करना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स में, नवभारत टाइम्स या महाराष्ट्र टाइम्स में शेयर बाजार कवर करने वाले 2 या 3 रिपोर्टर हैं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन अखबारों में 20 लोग एट ए टाइम 20 लोग शेयर मार्केट कवर करते हैं। और उनकी विशेषज्ञता क्या है? एक व्यक्ति धातु बाजार को कवर करता है कि सोना चांदी के रेट क्या हैं, तांबे के रेट क्या हैं, स्टील के शेयर मार्केट में क्या हाल है, इन चीजों को जो कंपनियां बनाती हैं उनका शेयर में क्या भाव, वो ये देखते। दूसरा व्यक्ति है, वो आर्थिक कंपनियों के बारे में देखता है कि दूसरी आर्थिक कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां वो कैसा काम कर रही। तीसरा व्यक्ति वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखता है। चौथा है वो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में देखता है। यानी आप सोचिए कि 20 लोग अगर एक ही बिल्डिंग में जा रहे हैं, एक ही बिल्डिंग की गतिविधियों को कवर कर रहे हैं, तो उनकी कितनी विशेषज्ञता होगी, आप इसका अंदाज लगा लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खेल पत्रकार हैं वो कम से कम 12 पत्रकार हैं। कोई व्यक्ति क्रिकेट का विशेषज्ञ है, कोई टेनिस का है, कोई घुड़दौड़ का विशेषज्ञ है, कोई स्विमिंग का विशेषज्ञ है, और वो अपनी फील्ड के महारथी। अगर उन्होंने कह दिया कि ये चीज होने वाली है, जो घुड़दौड़ के विशेषज्ञ हैं वो बता देते हैं कि आज घुड़दौड़ में इस नंबर का घोड़ा जीतने वाला है, क्योंकि मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा है। मैंने देखा कि उस घोड़े का बाप कौन था, क्योंकि घोड़े का पूरा इतिहास रखा जाता है। इस घोड़े का बाप का क्या रिकॉर्ड था, उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड क्या था, उसका दादा का क्या रिकॉर्ड था, इतना जेनेटिक कोड चलता है उनका। तो घोड़े का विशेषज्ञ बताता है कि ये घोड़े के जीतने की संभावना, इतनी विशेषज्ञता है। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो एक फोटोग्राफर महोदय हमारे थे, प्रदीप चंद्रा, उन्होंने किस्सा बताया कि वो यूएस गए तो उनसे न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर ने पूछा, फोटो एडिटर ने कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फोटोग्राफर हूँ। आप कैसी फोटो खींचते हैं? उन्होंने कहा अखबार के लिए फोटो खींचता। नहीं, अखबार में आप किसकी फोटो खींचते हैं? उन्होंने कहा मैं इवेंट की फोटो खींचता हूँ। पूछा इवेंट की कैसे फोटो खींचते हो, किस तरह के इवेंट की? शादी ब्याह के इवेंट की खींचते हो, उद्घाटन के इवेंट की खींचते हो, क्या इवेंट? उसने कहा कि मैं जवाब देते देते थक गया। फिर उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ विशेषज्ञता इतनी है कि जो वन्य जीवों की फोटो खींचते हैं, वो वन्य जीवों में उनकी विशेषज्ञता है कि जो शेर की फोटो खींचने वाला व्यक्ति है वो शेर की ही फोटो खींचता है। वो विशेषज्ञता है कि शेर की गतिविधियां क्या होने वाली। कीट पतंगों की फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर है, वो कीट पतंगों का विशेषज्ञ है। इस तरह हर क्षेत्र का विशेषज्ञ। तो जो माइक्रो लेवल पे हम जा रहे हैं, जो कंप्यूटर की दुनिया है, जो विस्तार हो रहा है, आपको सबको देख के जाना होगा कि आपको अभी से अपना लक्ष्य चुनना होगा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो आप मंजिल को देखिए। आपको आर्थिक पत्रकारिता करनी, आप शेयर मार्केट में जाना तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को समझिए। इंटरनेट ने हम सबकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट हमें बता देता है। अब जो नई चीजें आई है, जो विश्वसनीयता के संकट का मैंने अभी जिक्र किया, उसमें जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं, अभी मेरी पूर्व वक्ता रिया ने बहुत अच्छी बात कही जो कंप्यूटर की। उन्होंने कहा कि अब विश्वसनीयता का संकट बहुत ज्यादा, अब फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी, आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। मैंने कोई बात कह दी कि आज ये घटना हो गई या ये होने वाला है,
तो फैक्ट चेक करना होगा कि मैंने जो फोटो दिया है वो क्या है, मैंने जो तथ्य दिया है क्या है। डीप फेक का जमाना है, तो आपको उससे कैसे बचना है ये आपको सोचना होगा कि उससे कैसे बचाव हो सके। आप सब में सीखने के लिए भूख होनी चाहिए, अदम्य भूख होनी चाहिए कि मैं ये चीज सीखूंगा ही। आपको एक सेकंड भी जाया नहीं करना है। इस भूख के बिना आप जीवन में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नए विद्यार्थियों से मेरा कहना है, कहीं भी आप जाएं, अगर आप में सीखने की भूख नहीं है, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, आप वहीं खत्म हो जाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा हमेशा जारी रहनी चाहिए। टीम वर्क को आप कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो टीम है वही है। और एआई का इस्तेमाल आप दोस्ताना तरीके से करिए, वरना एआई आपको लील जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कॉपी एआई लिख देता है। मुझे एक लेख लिखना है, मुझे लिखना है कि दीपावली पे लेख लिखना है, मैं जेमिनी में टाइप करूंगा कि दीपावली पर एक निबंध लिख दीजिए, 500 शब्दों को होगा तो 500 शब्द आ जाएंगे। तो अब आपको यह जानना जरूरी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ये हथियार आप कैसे चलाएंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा विमान दे दिया गया है, मान लो उड़ाने के लिए, उसमें सारे हथियार लेस हैं, बम, गोला बारूद। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सा बटन दबाना है कि आप दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दें। ये चीजें सीखे बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि मेरी बात ज़्यादा किताबी हो गई है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपने अनुभव मैंने बताया और मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये चीज़ें आपको शायद गूगल में सर्च करने पर नहीं मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और एक और दो बात चलते चलते, आपको अपने पीछे एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना होगा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप तय कीजिए कि आप किस दिशा में पढ़ रहे हैं, आपका क्षेत्र क्या है, और आपको सपोर्ट करने वाले कौन से शिक्षक हैं, और उन शिक्षकों की आपसे क्या अपेक्षा है, ये आपको जानना होगा। और कोई भी काम जीवन में आप करें, कभी भी कानून का रास्ता मत छोड़िए, गैर कानूनी ढंग से कोई काम मत कीजिए, किसी के बारे में कोई भी गलत जानकारी मत कीजिए। चलते चलते एक दो बात और, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के लिए अपशब्द कहते हैं, सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। आप और हम तो क्या चीज़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, बहुत गाली। तो आप अपने मन को इतना संवेदनशील मत बनाइए कि जरा सी बात पे आपका मूड ऑफ हो जाए। आप कहीं कहीं अपनी चमड़ी मोटी कर लेना, ताकि किसी का असर आप पर न पड़े। और कभी भी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में आने मत देना। ये जीवन के बहुत गहरे अर्थ हैं। आप पत्रकारिता में जाएं, पत्रकारिता में नहीं जाएं, कोई और पेशा चुनें, कंप्यूटर की दुनिया में जाएं। आप देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता, तेजी से ग्रो करता कोई सेक्टर है तो वो कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में जहां कोई कल्पना कर सकता है कि सत्या नडेला की तनख्वाह 1000 करोड़ रुपए साल से ज़्यादा, कभी कल्पना की थी? हमारे ज़माने में तो 1000 रुपये किसी की तनख्वाह होती तो 1000 रुपये, अब 1000 करोड़ रुपए साल किसी की तनख्वाह। तो कंप्यूटर ने यह चीज़ असंभव बनाया है। कंप्यूटर ने असंभव चीज़ों को संभव बनाया। लड़ाई में असंभव मानी जाने वाली चीज़ों को संभव बनाया। बरसात कराने को कंप्यूटर ने आसान बना दिया। बांधों पर कंट्रोल करने को कंप्यूटर ने आसान बनाया। तो कंप्यूटर हमारी जिंदगी को भी आसान बनाने के लिए है। कंप्यूटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर से दोस्ती कीजिए, और न आपको मीडिया से डरने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि आपको मार्गदर्शक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के ऐसे नामचीन और अनुभवी प्रोफेसर मिले। हम उस सबसे मरहूम रहे, और बगैर मार्गदर्शन के भी हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रभु की कृपा है। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आप इससे कई गुना आगे तक की मंजिलें पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात में मनोयोग से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आपके इस ऊर्जावान वक्तव्य से हमारे सभी छात्रों को नई ऊर्जा मिली, मार्गदर्शन मिला, उनके कई जो मन में संदेह थे वे क्लियर हुए, और उन्हें एक नया मैसेज मिला कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
और अब इसी के साथ इस उद्घाटन सत्र के समापन की ओर चलते हुए आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे रीवा परिसर के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया जी को। सभी को नमस्कार। आदरणीय मंच एवं मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय एवं संचार विश्वविद्यालय के नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन एवं स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संजय पांडे जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता कृष्ण मोहन मिश्र जी, सुश्री ऋचा मिश्रा मोटिवेटर एवं कंप्यूटर टीचर, एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अग्रज जयराम शुक्ल जी। मित्रों, यह हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति का क्षण है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप जैसे महानीय अतिथियों का हमारे माननीय कुलगुरु जी के मार्गदर्शन में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ।